ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਸਤੀ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਰਪੰਚ ਬਦਰੀਨਾਥ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹਨ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ छोड़ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਲੀ ਛੋੜੀ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ भी छोड़ ਦਿੱਤੀ। मुकेश जी, हालात जब ऐसे बन जाते हैं कभी पार्टी के अंदर ही, तो हालात ही फैसला लेने पे मजबूर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हालात ही ऐसे थे कि मैंने फैसला किया भारतीय जनता पार्टी के से जाने का। और उसमें मुझे ऐसा लगता था कि कहीं पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक काम करने की उनकी एक सोच है, वो लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। यही सोच लेके मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन मैंने थामा। मगर जब मैं 2-2.5 साल पार्टी के अंदर रहा और अपनी बात रखने की कोशिश की, लोगों की बात रखने की कोशिश की, डेवलपमेंट की बात करने की कोशिश की, हमें बात करने की, तो हमारी बात को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई। उससे मैंने समझा कि हम तो लोगों के नुमाइंदे हैं और लोगों की बात तो हमारा पहला फ़र्ज है कि हम लोगों की बात एडमिनिस्ट्रेशन के रखें, पार्टी के अंदर रखें, पार्टी हाईकमान के अंदर रखें। जब पार्टी हाईकमान ही लोगों की बातों पर खरी ना उतरती हुई, बातों को नज़रअंदाज करती रही, तो तब मैंने दुखी होकर पार्टी का दामन छोड़ दिया। बीजेपी का बीजेपी का दामन मैंने छोड़ दिया। कांग्रेस में क्या मनमुटाव था? कांग्रेस में अब मुकेश जी बात, कांग्रेस में मैं काफ़ी 22 साल पार्टी का काम किया। कांग्रेस में जो डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी उन्होंने की है। मगर मेरे सियासी गुरु थे मदन लाल शर्मा जी, पूर्व एमपी थे, मिनिस्टर रहे वहाँ पर। जी। उनकी सदारत में हमें जहाँ इलाके की बेहतरी और तरक्की में काफ़ी उन्होंने योगदान दिया और वो काम करते थे। उसके बाद वो थोड़ा बीमार पड़ गए, उसी वजह से हमें थोड़ा आप भी असहज महसूस करने लगे कि उसके बाद आप बीजेपी में, फिर उसमें हमें थोड़ा दिक्कतें आनी शुरू हो गई, क्योंकि पार्टी के लोग दूसरी किस्म के लोग सोच वाले पार्टी कांग्रेस के अंदर आ गए। तो उसमें हमें ये महसूस किया कि हमारे लोगों की बेहतरी अब नहीं होने वाली जी। तो इसलिए हमें वो कांग्रेस उस वक्त मुझे छोड़नी पड़ी। फिर इसके बाद आप भाजपा में गए। फिर भाजपा क्या मुद्दे थे जो बीजेपी के साथ आप लेके जा रहे थे तो आपकी अनदेखी हो रही थी? देखो मुकेश जी, बहुत आपने बहुत कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से। मैं मुकेश जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जे आप देख ही रहे हो आरएसपुरा की जो हालात इस कदर बिगड़ी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जोरों पर है। लीडरशिप की कहीं भी लीडरशिप को कहीं भी जगह नहीं है जहाँ पर नहीं। आरएसपुरा में कहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन के कोई आदमी कोई कहे, एक लीडर भी कहे भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी पार्टी का, एक लीडर भी कहे कि एडमिनिस्ट्रेशन को वो चला रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन उसके कहने पे चल रही है। पहले क्या होता था कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन को जब लीडर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गैप ख़त्म हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि लोगों का भला नहीं हो सकता। गैप रहना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो लीडर ही एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है। जब एडमिनिस्ट्रेशन ही लोगों पर खरा नहीं उतरती। आपका कहने का मंत्र कि जब लोकतंत्र नहीं रहा तो पूरा जो पावर है वो एडमिनिस्ट्रेटर के आगे आ गई, जो अधिकारी थे उनके हाथ में आ गई। उस कारण लोगों के काम नहीं हो पा रहे, जो छोटे छोटे काम होते लोगों के होते हैं, कहीं या नलका लगाना, कोई पेंशन के काम, वो काम थोड़े प्रभावित हुए एलजी गवर्नमेंट में। बिल्कुल विनोद जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पंचायती राज सिस्टम को इन्होंने टोटली ख़त्म कर दिया है। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर आप देख लो माइनिंग, आप रेत बजरी जो पत्थर था मिलना वाला था लोगों को डेवलपमेंट के लिए, अब वहाँ पर जो आज से 3 साल 4 साल पहले जो पत्थर बजरी रेता जो 1000 की 500 की ट्राली मिलती थी, अब 3-3 हज़ार की मिल रही है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एलजी गवर्नमेंट और
इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर काम कर रही है, एलजी जो है वो उनका है, और सरासर लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है। यही हमें आवाज़ उठानी थी, पार्टी के अंदर हम आवाज़ उठाते रहे, पार्टी ने हमारी आवाज़ को अनदेखी किया और आज लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम भी लोग घर में चुप रहें, क्योंकि हमें तो संविधान के अंदर चलना है। हम जब ओथ लेते हैं, जब संविधान की कसम उठा कर कहते हैं जी। कि हम लोगों की भलाई करेंगे, हम लोगों की बात पर खड़ा उतरेंगे, हम हर तबके के लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, तो मैं समझता हूँ जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर जो लोगों के नुमाइंदे हैं, जो जिसको किसी किस्म की कोई लालच नहीं, जो सिर्फ ईमानदारी नाल लोगों का भला करना चाहता है, वो कहीं ना कहीं दुखी होके वो पार्टी से अलग होके अपनी बात रखना चाहता है। वो ही एक टाइम था जब मैंने फैसला किया कि मैं अब पार्टी के बाहर निकल के अब मैं लोगों की बात करूंगा, क्योंकि पार्टी के अंदर है कि ये पार्टी वाले जो लोग हैं ये बात नहीं करना चाहते, वो हमारी बात ऊपर तक नहीं पहुंचाना चाहते, और ऊपर वाले भी आंख मूंद के सोए हुए हैं, क्योंकि हमारे लोग जहां पर सफ़र कर रहे हैं, आपने देखा होगा, आप देखते होते कि आज मिट्टी का तेल जो मिल रहा था लोगों को, आज से 4-5 साल पहले लोगों के डिपो थे। जम्मू के अंदर कैरोसिन ऑयल के डिपो इन्होंने बंद कर दिए, कश्मीर के अंदर कैरोसिन डिपो चल रहे हैं, सांबा में चल रहा है। साम्या में चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जम्मू के साथ हम भेदभाव हमने ख़त्म किया है। अब जब काफ़ी ऐसी बातें हैं मुकेश जी कि हम लोग कहते रहें तो कई दिन लगते हैं। जो जहाँ पर सरकार फेल हुई है भारतीय जनता पार्टी, और एलजी गवर्नमेंट जहाँ पर जो एलजी है वहाँ पर टोटली फेल है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जोरों पर है, करप्शन इतनी बढ़ गई है कि मुकेश जी आप जानते होंगे, आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं कि करप्शन इतनी फैल चुकी है कि हर गरीब के लिए जीना जो मुहाल हो गया है, जीना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये बड़े बड़े वादे करते हैं जो हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, 4-4 5-5 किलो लोगों को आटा और चावल दे के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मगर मैं समझता हूँ आपके माध्यम से मैं आरसपुरा वासियों को और आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को लोगों को ये अपील करता हूँ कि आप हमारे लोग जो हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमें लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं है। हम समाज सेवक हैं, हम चाहते हैं कि लोगों का भला हो, लेकिन हमें जीवन मिला है तो हमारा जीवन लोगों के किसी काम आ जाए, इसलिए हम पिछले 25 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। और आज जो हमने फैसला किया है कि हम पॉलिटिक्स को उठ के बात करेंगे और लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। एक बीजेपी का एक ऐसा धड़ा था, उनका ये कहना था कि सरपंच बद्रीनाथ चुनाव लड़ने के इच्छुक थे और उनको पार्टी में टिकट मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। क्या आप इसको सही मानते हैं? देखो, ये तो जो राजनीति में जाता है मुकेश जी, उसका तो जीवन एक स्पष्ट है, क्योंकि जो राजनीति में जाता है, जहाँ को पंच बनता है, वो अगली दफ़ा कहेगा मैं सरपंच बन जाऊँ। जो सरपंच बनता है 2 बार 3 बार, वो कहता है यार मैं कहीं असेंबली में पहुँच जाऊँ। जो मसले लोगों के जहाँ सरपंच बन के नहीं हल कर सका, वो असेंबली में पहुँच के लोगों की बात रख सकूँ, वो तो हर इंसान इच्छा रखता है अपनी। जो राजनीति में जो जिसने महत्वाकांक्षा हर किसी की होती हर है। किसी की होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो किसी ने कहा आपको, तो मैं समझता हूँ कि उसने दूसरे तरीके से आपको कहा होगा कि टिकट मिले या नहीं मिले। बाकी बात ऐसी है, मैं टिकट पर यकीन नहीं रखता जी। मैं मुकेश जी आपके माध्यम से आम आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं टिकट पर उम्मीद नहीं रखता, ना मैं टिकट पर यकीन रखता हूँ, क्योंकि आवाम इतनी सियानी है। आवाम हम आरसपुरा के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, नौजवान साथी इतने एजुकेटेड हैं कि उनको सब पता है कि हमें अपना नुमाइंदा किसको बनाना है और कौन हमारा अच्छी तरह हर वर्ग की लोगों की आवाज़ बन के असेंबली में जा सकता है। ये लोग लीडरशिप से और लीडरों से आवाम ज़्यादा बेहतर जानती है। चुनाव लड़ेंगे आप? मुकेश जी, चुनाव की आपने बात कही, मैं चुनाव लड़ूंगा
आवाम के लिए लड़ूंगा, हर वर्ग को इंसाफ दिलाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। चाहे मेरे 1947 के रिफ्यूजी भाई हैं या मेरा परिवार है, मैं उनके लिए इलेक्शन लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा। चाहे मेरे 80 भाई हैं जिनके साथ 70 साल से बेइंसाफ़ी हुई है, उनके लिए इलेक्शन लड़ूंगा। अपने लवाना बलादरी है हमारे भाई हैं, उनके लिए इलेक्शन लड़ूंगा। मैं सभी तबके के लोगों के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि उनको जो 70 साल से उनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है, वो हर तबके के लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। और ये इलेक्शन में अपने के लिए नहीं लड़ूंगा, ये आवाम के लिए लड़ूंगा और हर वर्ग के लोगों के लिए लड़ूंगा, कि ताकि मैं अपने अगले 5 साल में लोगों की सही बेहतरी और इस इलाके की बेहतरी और तरक्की और नौजवानों के लिए, ख़ुसूसी तौर पर नौजवानों के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, कि ताकि नौजवानों को रोज़गार मिल सके। और बेरोज़गारी आप समझ रहे हैं, कि आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी फैल चुकी है कि इसका नतीजा आप अगले कुछ सालों में आपको मिलेगा। आज नौजवान नशे की तरफ जा रहा है, उसका कारण है कि बेरोज़गारी। किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? मैंने आपको पहले मुकेश जी बोल दिया कि मैं कांग्रेस से तो आप चले गए, उसको छोड़ दिया, बीजेपी छोड़ दी, अब कौन सा आपका विकल्प रह गया है? मैं लोगों के बीच लोग फैसला करेंगे, आरसपुरा के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग फैसला करेंगे कि जो मेरा फैसला होगा वो लोग करेंगे। क्योंकि जो निशान होता है, लोग जब वोट डालते हैं, तब आज हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कि आज लोग पार्टी को लोग नहीं देख रहे। आज लोग ये देख रहे हैं कि भाई हमारा कौन सा अच्छा नुमाइंदा है जो हमारी बात असेंबली में रखेगा और हमें इंसाफ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि पार्टियों से लोग दुखी आ चुके हैं, और लोग चाहते हैं कि जो हम बात कहें वही बात हमारा नुमाइंदा जो होगा, हमारा एमएलए होगा, वही बात असेंबली में रखे। आज़ाद लड़ेंगे आप? क्योंकि जो पार्टियां वो दिल्ली से जो दिल्ली वाले उनको बोलेंगे, वो असेंबली में बात रखते हैं। मगर आज़ाद उम्मीदवार लोगों की बात रखेगा जो लोग कहेंगे, और मैं अपने दिल से बात रखूंगा, लोगों की आवाज़ जहां पर दिल में लेके असेंबली में लोगों की बात रखूंगा। जो लोग कहेंगे वही बात असेंबली में रखूंगा मैं। आरसपुरा से चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी, आरसपुरा से आज़ाद उम्मीदवार में इलेक्शन। आम आदमी पार्टी में बड़े लोग शामिल हो रहे हैं, क्या मानते हैं आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में कैसा प्रदर्शन कर सकेगी? देखो मुकेश जी, आपने आम आदमी पार्टी की बात की। हर पार्टी का अपना पॉलिसी प्रोग्राम होता है, आइडियोलॉजी अलग अलग होती है। जी। तो अब जनता जनार्दन है, जनता फैसला करेगी कि अपना नुमाइंदा और अपना जो जहाँ पर रहने वाला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रहने वाला शख्स है, जिसको हम सुबह शाम को पकड़ सकें और सुबह शाम उससे मिल सकें, वो लोग फैसला करेंगे कि आउटसाइडर लोग चाहिए। क्योंकि पार्टी वाले जो पार्टियां होती हैं वो आउटसाइडर बाहर के लोगों को टिकट मिलती है, बाहर के लोगों को टिकट देते हैं। तो मैं समझता हूं कि टिकट अवाम के पास है। जो मेरा जानना है, जो मैं 25 साल का मेरा जो कैरियर है, मैं समझता हूं कि टिकट तो दिल्ली से लोग लाते हैं, कोई पैसे लेकर टिकट लाता है, कोई ऊपर से बाइयर आता है, मगर फैसला लोग करते हैं। जी। क्योंकि जो वोट ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने ये वोट का जो अधिकार दिया हमें, उसमें उन्होंने हर एक तबके के लोगों के, हर एक गरीब अमीर को नहीं उन्होंने देखा। उनका वोट की ताकत जो है वो सभी की बराबर है। तो वोट लोग फैसला करेंगे, क्योंकि वोट डाल के आपने देखा होगा पिछले डीडीसी इलेक्शन में, बीडीसी इलेक्शन में देखा होगा आपने कि कितने इंडिपेंडेंट लोग जीत के आए। हाँ, क्योंकि लोग वोट डालते हैं।
लेकिन पार्टी को किसी को फैसला देती है कि भाई जय आप मेंढर लेके वहाँ पर आरसपुरा में उतर जाओ, स्टेगढ़ उतर जाओ, बिश्नाह उतर जाओ, वो आते हैं, वो बाद में बैरंग चले जाते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं, आज लोगों की डिमांड है। क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा हूँ। मैं समझता हूँ कि लोगों को एक अब मौका है इस वक्त, ये लोग चाहते हैं, और हमारे खास करके जो नौजवान साथी हैं, नौजवान चाहते हैं कि हम अपना नुमाइंदा एक असेंबली में भेजें, ताकि नौजवानों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, और जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो चाहते हैं कि जो 70 साल से हमारी बात नहीं रखी जाती, और जहाँ पर कसम लेके वो संविधान की कसम उठाते हैं, जो एमएलए बन जाता है वो संविधान की कसम उठा के कहता है मैं ये करूँगा वो करूँगा, बाद में लोगों के साथ धोखा करता है। मैं इस लड़ाई उन जो ऐसे लोग हैं जो लोगों के साथ धोखा देते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, और एक जंग लड़ूंगा, और आवाम की जंग लड़ूंगा। चलो जी बद्रीनाथ जी, हमारे आप तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप जो उम्मीद, जो लोगों की जन सेवा का जो आपने संकल्प लिया है, भगवान करे वो आपका पूरा और लोग आपको समर्थन करें। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे पिछले 14 दिनों में 13 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, आज भी 83 पैसे पेट्रोल बढ़ा है, पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। महंगाई, जब पेट्रोल बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है। तो आज जैसे पेट्रोल बढ़ा है, ये महंगाई का जो मुद्दा है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर सकता है? चाहे विकास आप कितना भी मर्जी करो, जब चीज़ महंगी, खाने को इंसान को अन्न नहीं मिलेगा, कि आम आदमी जो बंदा है इस पे मुश्किल आएगी। देखो मुकेश जी, आप हमारे बुजुर्ग कहते थे, मैं आप बुजुर्गों की बात करना चाह रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग कहते थे जो जो भारतीय जनता पार्टी है ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। तो आज हमें, उस वक्त हम कहते थे ये बुजुर्ग हमारे क्या कह रहे हैं, मगर आज हमें महसूस हो रहा है इस बात की कि ये लोग सरमायादारों की पार्टी है, ये गरीबों की कोई पार्टी नहीं है। अब लोग समझ चुके हैं। जो आपने कहा कि महंगाई जो इनके जमाखोर लोग हैं, जो चंद लोग इन्होंने, क्योंकि ये सरमायादारों की पार्टी है। आपने कहा डेवलपमेंट की बात करें, हम गांव में कौन सी डेवलपमेंट हो रही है इनकी राज में? शहरों के पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं, जब एक लुक पड़ती है 6 महीने के बाद ब्लैक टॉपिंग दोबारा उसी रोड में हो रही है, जम्मू के अंदर, सिटी के अंदर। अब ये लोग सरमायादारों की पार्टी है, और वो ये लोग सिटी की डेवलपमेंट चाहते हैं। ये लोग आप एक सरपंच हैं, आपके सरपंच होने के नाते बताओ, 2 बार आप सरपंच इस पंचायत के हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि इस बार जो प्लान में आपके कितना पैसा लैप्स हुआ जिसकी टेंडरिंग नहीं हो पाई? जो मेरी पंचायत में 8 लाख रुपया लैप्स हो गया। 8 लाख एक हुआ, 12 लाख रुपया एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आया, पैसा दिए थे उनके, एक साल का, 2 साल हो गए, 10-10 लाख रुपये मिलना था, वो भी इन्होंने लैप्स कर दिया ई टेंडरिंग की वजह से। मैं समझता हूँ कि जो ई टेंडरिंग इन्होंने, आपने बहुत, विनोद जी और अपने मुकेश जी बहुत अच्छी आपने बात पूछी मेरे से, कि ई टेंडरिंग की वजह से पंचायतों को टोटली इन्होंने ख़त्म कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी वो सोच करप्शन के ऊपर है। जो पैसा, जब कहते थे कि दिल्ली से पैसा सीधा डायरेक्टली पैसा पंचायतों में आ रहा है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सरासर जो झूठ है। पैसा जो आ रहा है वो रूरल डेवलपमेंट के अंदर आ रहा है। जो हमारे खाते में पैसा होना चाहिए था वो रूरल डेवलपमेंट के खाते में पैसा जा रहा है, वो ई टेंडरिंग कर रहे हैं। और जो ठेकेदार आते हैं बाहर से, वो क्या काम करते हैं क्या नहीं करते, कि कई ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने, जहाँ पर हमारी कोटली सदरा पंचायत में टेंडरिंग भरी, बाहर के लोग थे, उन्होंने काम ही नहीं किया और पैसा लैप्स करा दिया। ये मैं समझता हूँ कि सब तो बड़ी नलायकी जब आएगा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की नलायकी है। और ये डिपार्टमेंट है, इन्होंने इस एलजी गवर्नमेंट ने इस डिपार्टमेंट को टोटली ख़त्म किया और पंचायती राज सिस्टम को टोटली ख़त्म किया है। 3 साल हो गए, हम एक भी हम PMSY के मकान को हम किसी गरीब के नहीं दे सकते, किसी गरीब की छत नहीं हम बना सकें। तो किस किस्म का ये पंचायती राज सिस्टम है? जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि पंचायत को हमने ये दे दिया, पंचायत को ये दे दिया। मैं आपसे, आपके माध्यम से जो सरकार को आड़े हाथों लेता हूँ, और रूरल डेवलपमेंट को मुझे यह बताएं कि कहाँ आपने एक मकान भी, किसी को, एक गरीब को छत भी दिया है? यह सरासर झूठ बोलने की इन्होंने आदत पड़ी हुई है। जैसे इनके आका बोलते हैं ऊपर से,
भाषण करते हैं हमने इतने मकान दे दिए, उनको ये नहीं पता कि हम भाषण जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं या यूपी में कर रहे हैं या पंजाब के अंदर कर रहे हैं। पैसा वहाँ देते होंगे मगर जम्मू कश्मीर में एक भी इन्होंने मकान नहीं दिया, तो भाषण इतना करते हैं तो कि मकान आए हैं आपकी पंचायत में नहीं आए? देखो जे अभी मकान आए जो आपने पूछा जो मकान आए, 4 मकान अभी आए हमारी पंचायत में। ये 2011 के पहले के थे, 2011 के 2011 के पहले के थे। ये 2011 पहले का सर्वे हुआ था, आप देख लो कि 2011 कहाँ तो अब कहाँ, जमीन आसमान का। उस वक्त हो सकता है कोई लोग गरीब हों अभी अमीर हो गए हों, अभी अमीर हुआ। कई वक्त हो सकता है कि वो तब वहाँ अमीर हों अभी गरीब हो गए हों। बिल्कुल सर यही बात है। अब हमारे 5 मकान थे, एक ने मकान बना दिया, जो 4 थे हमने वो भेजे। मतलब इस किस्म की आप समझते हैं कि ये डेवलपमेंट, मैं नहीं समझता कि ये डेवलपमेंट किस किस्म की डेवलपमेंट बोल रहे हैं। ये डेवलपमेंट ये नहीं करा सकते, महंगाई पर ये रोक नहीं डाल सकते, पेट्रोल डीजल पर ये रोक नहीं डाल सकते, उनका दाम बढ़ रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इनका पैसा जाता कहाँ है। ये सिर्फ 4 किलो आटा तो 5 किलो चावल की तरफ लोगों को दे के दे, लोगों को गरीब आदमी का मजाक उठाने की बात कर रहे हैं जी। मैं तो समझता हूँ कि अब लोग समझ गए, अब लोगों को समझ आ रही है कि ये 4 किलो आटा और ये 5 किलो जो चावल दे रहे हैं हमें, ये हमें जहर दे रहे हैं, ये हमारे सारा अधिकार खो रहे हैं। ये 4 किलो आटा और 5 किलो चावल हमारा सारा अधिकार खो रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने एक सोच, इनके माइंड में एक सोच बन गई है कि हमें किसी को रोज़गार नहीं देना, किसी को मकान की छत नहीं देनी, गली सड़क नाला कोई नहीं देना, डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करनी। सिर्फ हम 4 किलो और 5 किलो चावल इनको देंगे, तो चने दे देंगे 2-2 किलो। तो लोगों को मैं समझता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी है, मैं तो समझता हूँ कि इनकी पॉलिसी ये है कि आवाम को हैंडीकैप्ड किया जाए, कि ताकि आवाम सरकार के ख़िलाफ़ कुछ बोल ना सके, घर में रहें, चावल और आटे पर ही डिपेंड रहें। सोच को इन्होंने अगली जनरेशन की सोच को ख़त्म करने की साजिश ये रच रहे। ये थे हमारे साथ सरपंच बद्रीनाथ जी। आज इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी, चाहे राजनीति को लेकर, चाहे इनके सरपंच मुद्दे जो थे वो नहीं हल हो पाए, जो सरपंच के पंचायत के लोगों के जो मुद्दे थे वो नहीं हल हो पाए, उनके संबंधी भी इन्होंने अपनी राय रखी है। और इन्होंने एक साफ संकेत दिया है कि वे आरसपुरा में जो विधानसभा चुनाव होंगे उस पे ये चुनाव लड़ेंगे। मुकेश रैना, आरसपुरा की आवाज़ से। आरएसपुरा की आवाज आपके साथ, हमारे साथ आप बने रहें। नमस्कार।